हेलो बच्चों, आज हम आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पेपर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे। जैसे कि आप देख सकते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है बच्चों, आपका जो इसमें कितनी यूनिट्स हैं टोटल, आपकी 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, 8 यूनिट्स में पहली यूनिट है आपकी, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी है, विचलन, है ना, यानी कि डेविएंस के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट यानी कि डेविएंस का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनीशन परिभाषा क्या है, डेविएंस होता क्या है। ठीक है, इस बारे में पढ़ना है आपको। फिर क्राइम क्या होता है, यानी कि अपराध। ठीक है, हम लोग समझते हैं अपराध का मतलब कि समाज के विरुद्ध जब कोई भी कार्य किया जाए और कानून द्वारा उसके लिए दंड का प्रावधान हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपराध की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध क्या होता है। बाल अपराध, देखो, एक होता है अपराध और एक होता है बाल अपराध। आपके पेपर में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है। ठीक है ना, अपराध किसी भी वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध जो कि कानून द्वारा दंडनीय है, उसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन कह सकते हैं। वहीं बाल अपराध क्या होता है, 7 से 18 वर्ष तक की आयु का बालक या किशोर जब कोई अपराध करता है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी कानून आए हैं, जैसे कि बाल अपराध अधिनियम आया था आपका, ठीक है, 1986 में आया था। उसके बाद में उसमें जो है अमेंडमेंट हुए थे, जो कि फाइनली सन 2015 में एक आपका बना था। उसके अकॉर्डिंग अब बाल अपराधियों को सजा दी जाती है। ठीक है, फिर वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। वाइट कॉलर क्राइम किसके बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम लोग, श्वेत वसन अपराध, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। श्वेत वसन अपराध क्या होता है, समझ लो। यही सब क्वेश्चन बनते हैं आपका कि विचलन क्या है, परिभाषा बताइए, है ना, अपराध क्या है, बाल अपराध क्या है, श्वेत वसन अपराध क्या होता है। श्वेत वसन अपराध यानी कि जो समाज में उच्च पदों पर आसीन लोग होते हैं, है ना, जिनके पास आर्थिक साधनों की, पैसे की कोई कमी नहीं होती है ना, बहुत अच्छा उनका समाज में एक स्थान होता है, लेकिन अब वो अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन क्या करता है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जब कानून का उल्लंघन करते हैं, है ना, और समाज में लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, वो अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी शक्ति का फ़ायदा उठा करके कानून का उल्लंघन करते रहते हैं, है ना, लेकिन लोगों को उस चीज़ की भनक नहीं लगती, वो उन्हें पता नहीं चलने देते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत वसन अपराध, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए कह सकते हो एक तरीके से, है ना, यानी कि समाज में जो उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, जब वो कोई अपराध करते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, श्वेत वसन अपराधी या फिर वाइट कॉलर क्रिमिनल। ये किसने बताया था इसके बारे में, सदरलैंड के बारे में अगर आपने पढ़ा हो बच्चों। ठीक है, हम नाम लिख देते हैं, सदरलैंड। तो सदरलैंड ने 2 प्रकार के अपराधी बताए थे, एक निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा बताया था उन्होंने श्वेत वसन अपराध। ठीक है, तो ये जो श्वेत वसन अपराधी आप पढ़ेंगे तो किसने बताया इसके बारे में, सदरलैंड ने। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कवर हो गई और इसी में से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एक बार पढ़ने की देर है। सेकेंड यूनिट में है आपका करप्शन इन पब्लिक लाइफ। करप्शन के बारे में, यानी कि भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार हम सब लोग समझते हैं, बस वही इसके बारे में पढ़ना है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, इसके लिए जो है समाज में, हाँ, इसको दूर करने के क्या तरीके हैं, ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, यही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है, साइबर क्राइम हम लोग समझते हैं कि हाँ, जो भी मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल बढ़ गया है ना, उनसे रिलेटेड जब कोई ऐसा अपराध होता है कि मान लो बैंक अकाउंट से आपके कई बार पैसे गायब हो जाना या मोबाइल हैक हो जाना, है ना, आपकी डिटेल्स जो है आप नहीं चाहते हैं फिर भी दूसरे तक पहुंच जाना, तो ये सब क्या, ये साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो साइबर क्राइम की क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या उद्देश्य है, भारत में साइबर क्राइम के विरुद्ध कौन से कानून लाए गए हैं, ठीक है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग साइबर क्राइम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन यानी कि जो लोग मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, ड्रग्स का बच्चे या लोग जो प्रयोग करने लगते हैं,
वो समस्या, क्योंकि हमारे पेपर का नाम है ना समस्याएं, भारत में सामाजिक समस्याएं, तो ये भारत के समाज की तो समस्याएं हैं सब, कि भ्रष्टाचार हो रहा है, साइबर क्राइम, तो सामाजिक समस्याएं हैं। तो ये ड्रग लेते हैं लोग, ये भी क्या है, ये भी एक समाज की हमारी क्या है, समस्या है ना। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, क्या कारण है कि लोग ऐसा करते हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, अगर मादक द्रव्य व्यसन जो है बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, है ना, और इसके विरुद्ध सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इसको रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, जैसे कि आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी, ये भी समाज की समस्या है। कास्ट इनइक्वालिटी, जातिगत असमानता जो है हमारे समाज में, जातियों में भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में। अगला है प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, रिलीजियस, एथनिक, रिलीजन, ठीक है, जो भी धार्मिक समस्याएं हैं, संजातीय समस्याएं या क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, रीजनल, है ना, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख, इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, वो सब पढ़ेंगे। बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित के बारे में पढ़ना है कि दलितों की क्या समस्याएं हैं, पहले के समाज में दलितों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वर्तमान समय में उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, है ना। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग, जो कि आपने पहले भी ये सब पढ़ रखा है बच्चों, है ना, वही सब है इस बार भी लगभग। तो पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन कौन से आयोग आए हैं, पिछड़े वर्ग का अर्थ क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी फोर्थ यूनिट है फैमिलियल प्रॉब्लम्स, फैमिलियल यानी कि पारिवारिक समस्याएं, परिवार में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि डाउरी, दहेज की समस्या, पारिवारिक समस्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे कि दहेज प्रथा क्या होती है, दहेज प्रथा के कारण क्या हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, सरकार ने दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, या दहेज जो एक ये हमारे यहाँ लिया और दिया जाता है, इसके विरुद्ध क्या प्रयास किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम दहेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी एक पारिवारिक समस्या है कि घरेलू हिंसा, भारत में घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है, या घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके कारण क्या है, घरेलू हिंसा होती क्यों है, सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। नेक्स्ट है डिवोर्स, विवाह विच्छेद के बारे में, है ना। विवाह सबसे पहले क्या होता है, विवाह विच्छेद के कारण क्या हैं, क्यों बढ़ोतरी हो रही है कि इतना ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, ठीक है ना। और हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में भी पढ़ोगे आप लोग, जो कब आया था हिंदू विवाह अधिनियम, आप लोग बताओ मुझे। चलो इतना तो पढ़ ही लिया है, अब मुझे पता है बहुत अच्छे से। हिंदू विवाह, बच्चों ये जो अधिनियम वगैरह हुआ करें इनको अपने पास नोट करते रहो, ठीक है ना, इकट्ठा लिखे होंगे तो उनको कंपेयर करके पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। चलो सॉरी, अब लिखने जा रहे थे, आप लोग बताओगे हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, ठीक है। नेक्स्ट है डिवोर्स के बारे में हो गया, फिर इंट्रा एंड इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ोगे, यानी आंतरिक और अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक ही पीढ़ी में होने वाला संघर्ष और अलग अलग पीढ़ियों में होने वाले संघर्ष के बारे में, ठीक है, क्या समस्याएं आती हैं, ये सारी चीज़ें। अगला है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, यानी कि जो वृद्ध लोगों की समस्याएं हैं, है ना भाई, जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें भी तो कुछ समस्याएं होती हैं ना, तो वृद्धावस्था की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन वगैरह दी जाती है, तो वो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 यूनिट्स कंप्लीट। और बच्चों कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि आपका पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। पहला क्या था, सामाजिक समस्याएं, ठीक है, तो इसमें आप सोशल प्रॉब्लम्स 4 यूनिट में पढ़ ली हमने। उसके बाद में लास्ट की जो 4 यूनिट हैं वो हैं आपके भारत में विकास के मुद्दे। अब विकास के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, समस्याएं हो गई और दूसरा क्या है पार्ट, विकास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले विकास की अवधारणा, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो आपकी बनाई हुई है ना, उसको देख सकते हो, और कि विकास होता क्या है। उसके बाद में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब के बारे में, ठीक है, ह्यूमन यानी कि मानव विकास,
इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, मानव विकास होता क्या है, ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, यही सब सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट यूनिट है 6। इसमें क्या है, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप बना के बिल्कुल नहीं लिख सकते हो जब तक नहीं पता होगा, ठीक है। उसको पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, कुछ नया जानने को मिलता है, पढ़ते रहना चाहिए हमेशा, है ना, हमेशा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 4 चीज़ें एक्स्ट्रा जानेंगे बाकी लोगों से, है ना। देखो जैसे कि पहली, जैसे मैं लिखा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। किस किस के सिद्धांत पढ़ेंगे, स्मेल्सर का सिद्धांत, लर्नर, रोस्टोव, इन 3 सिद्धांतों को आपने पढ़ना है कि इन्होंने विकास के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, क्या सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। फिर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, यानी कि ठीक है, इसमें क्या पढ़ोगे, विकास और निर्भरता के बारे में, ठीक है। इसमें भी 3 देखो किस किस के सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले फ्रैंक का आपका जो सिद्धांत है, सेंटर पेरिफेरी, यानी कि केंद्र परिधि का सिद्धांत, जो कि फ्रैंक ने दिया है, ठीक है। जैसे कि ऊपर 3 सिद्धांत हैं डेवलपमेंट की थ्योरीज में, ऐसी डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, फ्रैंक का सिद्धांत है, इसका नाम है सेंटर पेरिफेरी। अगला है अनइवन डेवलपमेंट, समीर अमीन का सिद्धांत है, यानी कि असमान विकास के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये 2 सिद्धांत आपको और पढ़ने हैं, यानी कि टोटल 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी कि वैश्वीकरण क्या है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें बच्चों आपको इसमें कवर करनी है। नेक्स्ट यूनिट है इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की समस्याओं के बारे में इसमें पढ़ना है। जिसमें पहला है एग्रेरियन क्राइसिस, यानी कि कृषि संबंधी जो भी संकट आते हैं उनके बारे में। एग्रेरियन मतलब किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में, कि हाँ उनको पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, या खाद नहीं मिल पा रही है, फसल जो है नहीं अच्छी हो रही है, ये सारी समस्याएं। और मंडी की व्यवस्था कैसी है, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी इसी में आ जाएगा आपका। किसान आंदोलन के बारे में पढ़ोगे तो ये जो जितनी भी विकास के मुद्दे में आपके जो भी किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन विकास, यानी कि ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, ये क्या होता है। स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि कौशल बेरोजगारी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इकोलॉजी का मतलब हो गया आपका जो पारिस्थितिकी है आपका, है ना, यानी कि जो पारिस्थितिकी बोलते हैं बच्चों हिंदी में, है ना, यानी कि आसपास का जो आपका जो भी नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको एक तरीके से कह सकते हो इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी एंड तथा विकास के बारे में, जिसमें आप पढ़ोगे डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विकास की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होना उसका, है ना। विकास होता है तो लोग गांव को छोड़ के शहर में जा रहे हैं, है ना, तो उसको ही क्या कहते हैं, विस्थापन होना। तो उसी को पढ़ोगे आप, विकास एवं विस्थापन। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास, है ना, दोबारा से बसना, ये क्या होता है। फिर रीसेटलमेंट पॉलिसी क्या है, पुनर्स्थापन की क्या क्या नीतियाँ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि सतत विकास क्या है, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्य आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सतत विकास वाला, ठीक है। इसको करंट से रिलेट करते हुए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सतत विकास क्या है, यानी कि सभी चीज़ों को साथ लेते हुए विकास करना, है ना, उसको कहेंगे सस्टेनेबल। पानी का जो है मिसयूज़ ना करना, लाइट का, एनर्जी का मिसयूज़ ना करना, तो इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए सभी हर एक व्यक्ति का विकास करना, है ना, किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत रूप से विकास होना, इसके बारे में पढ़ोगे। फिर है लास्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या होता है, वैश्विक उष्णता जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना,
कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म होती है। वार्म का मतलब समझते हो ना, बहुत शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो धीरे धीरे कुछ ऐसी गैसेज हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और हमारा जो क्लाइमेट है, जो पर्यावरण है, उसमें बदलाव आ रहा है। जलवायु हमारी जो है वो बदल रही है। जैसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है ना, कह सकते हैं, कभी जो मौसम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो उनके बारे में पढ़ोगे, इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाली और इंटरेस्टिंग भी है। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका सिलेबस क्या है। ये पूरा पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा एक आपका प्रोजेक्ट बनेगा जो कि वो भी 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का है दोनों ही चीज़ें। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करो और जो प्रोजेक्ट बताया जाएगा उसको बनाएंगे आप लोग। तो आपका जो 4th सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। और कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताना। ओके, ठीक है।